तो ओके, जो लोग ऑनलाइन है मोस्ट प्रोबेबली आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने किया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है आपका मैन्युफैक्चरिंग काउंट से? थोड़ा सा 119 आ रहा, आया नहीं आया? जीपी थोड़ा सा वो भी वेरी कर गया होगा। और एनपी बोलो, एनपी कितना? 34 समथिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, 34,778, ये बिल्कुल सही आंसर है। कैपिटल काउंट, करंट काउंट नहीं, वो तो पता है क्या हुआ, आपने वो 1/4 नहीं डिवाइड किया, उस वजह से वेरी कर गया होगा, लेकिन एनपी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं। चलो, और आपका करंट अकाउंट वो समझ गए थे ना, जैसे पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट दिए होते हैं, ऐसे प्रोप्राइटर की भी कैपिटल और करंट अकाउंट दिया, और कोई इश्यू नहीं है, वो प्रॉफिट जाके उसमें ऐड होना था। तो आपका बैलेंस शीट में कितना आया टोटल? 1686 एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन सही था। तो कुछ लोगों ने किया। चलो, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम रही जिनका सॉल्व नहीं हुआ है, वेरीफाई करते हैं। कोई माइनर एरर रहा होगा आप लोगों का इसमें, तो देखते हैं किस तरह। तो ये इसको सोल्व करते हैं स्पीडली। क्वेश्चन नंबर 1 जो टेस्ट का है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और आप बनाते हैं यहां से क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन आफ्टर आपको बनानी है क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां बना लेते हैं। चलो, ये प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, ये हमें फॉर्मेट पूरा करना है। देखते हैं स्पीडली। ओपनिंग स्टॉक तीनों का अपने पास है, तो ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कह रहा था कि भाई इस ट्रेडर का आपको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L बनाना है, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक कौन कौन सा पोस्ट कर दो आप? रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि रॉ मटेरियल का जो परचेज है प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कंज्यूम निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो, या फिर ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 21 और वर्क इन प्रोग्रेस का 95, कितना हो गया टोटल? कैलकुलेटर चलाओ, 30,500। जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का, नीचे है फुटनोट में देखो 16,200, और सेमी फिनिश गुड्स का है 7,800। टोटल कितना हुआ? 24,000। और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 15,500, और फिनिश का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो वो है 18,100 नीचे नोट में। और यहां भी आप ऐसा करते हैं, ये बैलेंस शीट नीचे ही शिफ्ट करें, यहां स्पेस कम है। चलो, यही बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग P&L बनेगा ना, ओके, यहां बना लेते हैं क्योंकि स्पेस उधर नहीं बनेगा। बैलेंस शीट, ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक तीनों का लिख दूं। 3 क्लोजिंग स्टॉक है, 16,200 प्लस 7,800 प्लस फिनिश का कितना 18,100, तीनों का टोटल कितना बन रहा है? 40,100। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तीनों का। तो आप देखो, इसमें ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, सभी टाइप का आपने लिख दिया। बैलेंस शीट क्लोजिंग में जो फिगर जानी थी 31 मार्च 2008, वो फिगर भी आपने पुट कर दी। नेक्स्ट, संडे डेटर। डेटर के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट है। कितने डेटर दिख रहे हैं आपको? डेटर दिख रहे हैं 24,000। वेट करेंगे, आगे चलो। कैरीज ऑन परचेज, क्या खरीदा होगा आपने? रॉ मटेरियल। तो कैरीज कितने रुपए की है? 1,500 मैन्युफैक्चरिंग में। बीआर कितने रुपए के हैं? बीआर असेट में आएंगे, कितने रुपए? 15,000। नेक्स्ट, वेजेस 13,000 की है। वेजेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, वेजेस और सैलरी।
कह रहा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए की 2000, सैलरी 900। तो वेजेस में आप करो कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो अंदर दे रखी है 13 और आउटस्टैंडिंग नीचे कितनी कह रहा है 2, तो वेजेस कितनी कर दूं यहां 15,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में कितनी 2000। सैलरी देख लूंगा मैं, सैलरी 10,000 P&L में आएगी, तो सैलरी 10 आउटस्टैंडिंग कितनी है 900, तो 10,900 की सैलरी होगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में कितनी 900। नेक्स्ट, फिर टेलीफोन का बिल, प्लांट की रिपेयर सब कहां जाने हैं। टेलीफोन का बिल कितने रुपए का है 1000, प्लांट की रिपेयर। अब यहां पे प्लांट एंड मशीनरी, नीचे जो असेट में प्लांट एंड मशीनरी है कितने रुपए की है 70,000 की प्लांट एंड मशीनरी। ब्रैकेट में क्या दे रखा है फैक्ट्री यूज, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो है ये फैक्ट्री यूज की है, तो इसका सारा एक्सपेंसेस कहां जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। आप बताओ जब अपन सीधे डायरेक्ट ट्रेडिंग P&L बनाते हैं फिर तो P&L में लिखते चलते हैं, तब तो ट्रेडिंग में लिखते नहीं। ऐसा क्यों, कभी वहां तो अपन ने ऐसा नहीं किया। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है तो जब हम ट्रेडिंग P&L बनाते थे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। इस क्वेश्चन में तो चलो रॉ मटेरियल भी है, सब है, एक आम क्वेश्चन, तो वहां सीधा P&L में लिखते थे मशीन का। कभी नहीं सोचा हमने कि ट्रेडिंग में भी आ सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग काउंट डायरेक्ट उसी का बनेगा ना जो मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, जो क्या है ट्रेडर। ट्रेडर माल बनाता नहीं तो उसकी तो मशीन कौन सी होगी इनडायरेक्ट यूज की ही होगी ना, ठीक है। तो वो P&L में लिखते थे, यहां तो मैन्युफैक्चरर है और लिखा भी है फैक्ट्री यूज की मशीन, तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कहां जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की कितने रुपए है 1100। ओके नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर कितने रुपए की, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर कितने रुपए की है 350। परचेजेस कितने की, क्या खरीदा होगा अंडरस्टूड है, परचेज किया होगा रॉ मटेरियल अंडरस्टूड है, कितने रुपए का 85। अगर शुगर मिल है तो गन्ना खरीदा है ये। आगे चलो, कैश बैंक में कितना पड़ा है, कैश बैंक कितने रुपए पड़े हैं 17,000। ओके नेक्स्ट, फिर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 70 की है, नीचे क्या कह रहा है फैक्ट्री यूज की है, नीचे डेप्रिसिएशन दे रहा है 10%। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 10% है ना 7 कहां जाएगा मैन्युफैक्चरिंग काउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने लिखा था किस लिए ये फैक्ट्री यूज मशीन, तो इसका डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 7,000 कहां लिख दिया अपने इधर। और बैलेंस शीट में कितनी आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 70 माइनस 7 63,000 की आ जाएगी। सही है, आगे चलो, ऑफिस फर्नीचर 10 का है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है 7.5%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 7.5%, 10,000 का 7.5% तो 750 हो गया, और यहां पे फर्नीचर 10,000 में से 750 कम कर दोगे तो 9250 का फर्नीचर बच गया। रेंट कितने का है, जो रेंट दे रखा है फिगर वो हमें गिवन है यहां पे कितने रुपए 6,000। अब मुझे नीचे हिंट दे रहा है ई पॉइंट में ऑफिस प्रीमाइजेस टोटल एरिया का 1/4 रोकता है, इसका मतलब फैक्ट्री का एरिया कितना है 3/4 इस तरह। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग और P&L का मैटर है, इसका एनपी पे इफेक्ट नहीं आना था अगर आपने एरर कर भी दिया, लेकिन हाँ जीपी इफेक्ट हो जाता है इससे। तो फैक्ट्री का एरिया कितना है और ऑफिस का एरिया कितना है वो बताया हुआ है इसने। फैक्ट्री ऑफिस का अगर 1/4 है तो इसका 3/4 हो गया 45 और 1500। तो रेंट को आपने फैक्ट्री रेंट को कितना लिखना है यहाँ पे, रेंट फैक्ट्री का रेंट 4500 लिखना था आपने, और ऑफिस का रेंट कितना, ऑफिस का रेंट लिखना था आपने 1500। ओके
नेक्स्ट कहता है लाइटिंग देख लेंगे। लाइटिंग का बिल कितना है? लाइटिंग का जो टोटल बिल है वो गिवन है 1350 और नीचे हिंट दे रहा है, कह रहा है कि 2/3 फैक्ट्री से रिलेटेड है और तो ऑफिस से रिलेटेड कितना हो गया? 1/3, 2/3, 1/3, 900 और 450 हो गया क्या? तो लाइट का बिल यहां पावर होगा, कहने का मतलब ये, तो लाइटिंग जो है 900 और लाइटिंग का बिल यहां कितने रुपए आ गया? लाइटिंग का बिल आ गया 450। कोई डाउट यहां पे? चलो ये तो ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कितने रुपए के जनरल एक्सपेंसेस? ये तो है ही P&L से रिलेटेड 1500। आगे चलो, राइट हैंड साइड में क्रेडिटर कितने के हैं? 15। इसके रिगार्डिंग कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000। नेक्स्ट बीपी कितने का है? 7500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग, ये स्पेशली बताया गया था कि भाई बादाम पिसा तो कचरा निकला तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को क्या कर देगा? थोड़ा सा कम। लकड़ी का फर्नीचर बना रहे हो तो कुछ कट पीसेस बच गए, जलाने में लोग काम ले लेंगे या कुछ और काम ले लेंगे, तो जितना बिक गया तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा? कम। तो ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में से कम होना चाहिए, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। कितने रुपए का है? 25। एक और इनकम बता रहा है कमीशन। अब ये कौन सा कमीशन है पता नहीं, तो इनडायरेक्ट इनकम मान लें, कमीशन रिसीव है, क्रेडिट है। ये कितने रुपए का? ये कमीशन है 450 का। नेक्स्ट कैपिटल है प्रोप्राइटर की, ये तो ओपनिंग पढ़ी रहने दो। प्रोप्राइटर का करंट अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लूंगा, ड्रॉइंग लेस कर लूंगा 8500। सेल कितने की? सेल कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने रुपए की सेल है? 167,200 की। सिर्फ कैपिटल प्रोप्राइटर की कितनी दे रखी है? प्रोप्राइटर की कैपिटल तो एज इट इज फिक्स कैपिटल होगी 1। करंट अकाउंट कितना दे रखा है? करंट अकाउंट 85। प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर लेंगे, लॉस हुआ तो लेस कर लेंगे। ये फॉर्मेट है हमारा। तो इस साइड का टोटल देखना कितना बन रहा है। बहुत स्पीडली कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो, अब तो एग्जाम नजदीक है। $145,500 बन रहा है, 145,500 तो माइनस 26,500, तो 119 क्या आ गई है? जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ गया बैलेंसिंग फिगर, कितने का? 119। इतने रुपए का सामान तैयार हुआ है। कोई डाउट इसमें? किसी को प्रॉब्लम? ओके। अब ये कहां जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या चीज आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कह लो या मैन्युफैक्चर्ड कह लो। कितने रुपए? 119। ओपनिंग पड़ा था तैयार माल 15,500, इतने का और तैयार हो गया, इतने का बचा पड़ा है, तो बाकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये प्लस ये माइनस ये करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 15,500 ऐड कर दो माइनस 18,100, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछे तो क्या कहना आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आप ये फॉर्मूला लगा दो ना। 15 बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कभी एग्जाम में पूछ ले एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो, तो ये कितने रुपए आ जाएगा? 116,400। एक 16,400 वाला हमने 67,200 का बेच दिया, तो जीपी वैसे तो बैलेंसिंग फिगर ही आ जाएगा, पर अगर आप 167,200 माइनस ये कर दें 116,400 तब भी आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। 167,200 जीपी आ गया 50,800 रुपए। क्या बैड डेट्स के प्रोविजन का पॉइंट है? चलो करते हैं, पढ़ो नीचे क्या कह रहा है। रॉ मटेरियल है, फिनिश है, सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओ, कितना? 1% ऑफ सेल।
कितनी सेल है 167 200, तो बैड डेट्स का प्रोविजन ऑलरेडी क्रेडिट में कितना बना पड़ा है 1650, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कितने परसेंट 1% सेल। तो मैं यहां बना रहा हूं बैड डेट्स का प्रोविजन, देखना ये तो हो ही गया, ठीक है। तो यहां देखना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बन गया। ये कितना ओपनिंग पड़ा है 1650 ये पड़ा, और हमें जो नेक्स्ट टाइम के लिए चाहिए टू बैलेंस सेल का कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है, सेल 160। अब देखो, अब इसमें मान के चलो ये उधारी होगी, क्योंकि क्रेडिट सेल पे बनता है, कैश पे तो बनता नहीं, ये पूरी सेल पे बना रहा है, तो मान के चलो ये कौन सी सेल है क्रेडिट, उसका 1%। अब ये डूबेंगे तो कल को ना, आज इस साल तो बेचा है, बैड डेट्स तो नेक्स्ट टाइम होंगे, तो अपने को प्रोविजन कितना चाहिए 167 200 का 1% 1672। तो आपके कोई बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स नहीं हुए, बाय चांस गिवन ही नहीं है ही नहीं तो ये प्रोविजन थोड़ा सा क्या हो जाता कम, बैड डेट्स हुए नहीं, इट मींस अपना पुराना पड़ा है, हमें सारा P&L से मेड बाय P&L करने की जरूरत नहीं। अगर ये ओपनिंग ना होता तो बाय P&L 1672 P&L से लेता, लेकिन वो प्रोविजन सारा बच गया क्योंकि बैड डेट्स हुए ही नहीं। तो हमें कितना P&L से लेना है, कुछ लोग कहते हैं पिछले वाला रिवर्स कर दो, 2 P&L वापस कर दो P&L में, इनकम में, और ये वाला बाय P&L बना लो, तो भी एक बात है, नेट ही बनना है आखिर तो। बाय P&L अकाउंट प्रोविजन मेड, बैलेंसिंग फिगर कितना 22, क्योंकि बैड डेट्स हुए ही नहीं, तो यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ गया 22, और डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना कम कर देंगे आप, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने कम कर दिया 1672, तो डेटर कितने बच गए 24 1672 22 328। चलो जीपी आ गया, टोटल लगा देना 167 200 18 100, तो ये 185 300 जीपी आपने ब्रॉड डाउन किया 50,800, क्योंकि कंपनी तो जीपी ढूंढती नहीं आजकल, पर हम तो फाइनल अकाउंट कंपनी का पढ़ ही नहीं रहे हम नहीं। ये बैड डेट्स का प्रोविजन है, सेल्समैन का कमीशन नहीं है। और बहुत बता दूं, सेल्समैन का कमीशन भी होता तो कभी आपने आज तक +1 में +2 में पढ़ा है सेल में से कम हो? अगर कहीं पढ़ा है तो बिल्कुल गलत पढ़ा है सेल में से। वो सेलिंग एक्सपेंसेस होता है सेल्समैन का कमीशन, सेल में से कभी कम नहीं हो सकता। वैसे तो ये सेल्समैन का कमीशन था भी नहीं, ये तो बैड डेट्स का प्रोविजन है, डूब ना जाए पैसा। ये सारा किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैड डेट्स, सेलिंग के खर्च, एडवर्टाइजमेंट, सेलमैन का कमीशन, ये सब कुछ किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी वैन का खर्च और ये सब। तो ये P&L का ट्रीटमेंट है। तो आप इसका टोटल कर लो 50,800 + 450, इधर आ रहा है 51,250, ये भी 51,250 आना चाहिए। तो आप यहां से नेट प्रॉफिट देख लो कितना आ रहा है, टोटल लगा लो, लगा लिया टोटल, देख लेते हैं 15 450 1500 एंड 22 34,778 आ रहा है। अगर आपने ये 2/3 1/3 ये ना भी ब्रेकअप किया, उससे इस आंसर पे फर्क नहीं आना चाहिए था आपका, ठीक है ना। तो ये आंसर मेरे को लगता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वजह से भी आपका अफेक्ट हो गया। हाँ, तो अगर सेल में से भी माइनस कर दिया तो भी फर्क नहीं आना चाहिए। पर ओपनिंग का क्या किया आपने, चलो ये तो कोई बात नहीं, इधर का उधर, लेकिन ओपनिंग को भी तो कंसीडर करना है। सीधा इतने रुपए कम करना तो सही नहीं। हाँ, या तो अगर आपने ये सेल में से कम कर दिया होता कोई बात नहीं, P&L के डेबिट कर दो या यहां से कर दिया चलो, पर ये इनकम में जोड़ना चाहिए था 1650। पुराने वाले का क्या किया, नहीं फिर तो डबल ट्रीटमेंट हो गया ना 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 ना, 2 बार कम हो गया, वो 22 भी कम हो गया और पूरा फिर कम हो गया। अकाउंट बनाओ, कभी नहीं गलत होगा। देखो आप अपनी कैलकुलेशन अकाउंट बना के करो, कंफ्यूजन होएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एनपी आ गया कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल ही लिखो, यहां पे एनपी ऐड कर दो।
कितना 34,778। तो ये बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का 43,278। अब बैलेंस शीट का टोटल देख लो, करना आप उधर का टोटल करो, 2,900, 15,000, 7,500, 168 समथिंग आ रहा है, हाँ 168,678 आ रहा है, 168,678 इधर भी आ रहा है क्या, 168,678। इस तरह के लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वेटेज 10-12 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं रहती किसी भी चैप्टर की, ठीक है। तो बस ये मैक्सिमम है इस लेवल का, और ये आपको उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को स्टडी करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको सीक्वेंस वो नहीं फॉलो जरूरी करनी कि क्वेश्चन पेपर में 1 है तो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन वही करना है। आपका मोस्ट फैमिलियर क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, और जिसका लेंथ भी ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होने में कई बार फिर बाद में टेंशन होती है, अगर टाइम ज़्यादा लग जाए, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो लेंथ वाइज कम है और मोस्ट फैमिलियर चैप्टर है आपका, होता है ना ये बेस्ट चैप्टर, इसमें आपका होल्ड अच्छा है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 2-3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब तो टाइम भी बहुत पड़ा है, ऐसा है। और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा, जैसे सपोज है तो मार्क्स 8 का और NPO का क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ ही बनाने को दे दिया उसने, और आप उसमें लग गए, पता लगा 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन था, करते रहे, सोल्व तो हो गया, लेकिन 1 आवर लग गया आपको उसमें। और पेपर करते हुए ना बार बार अपनी रिस्ट वॉच आपके पास है, टाइम देखते रहो। कई बार ना पेपर करते करते कब 1 आवर निकल गया और कब 2 आवर निकल गया, बिल्कुल जैसे नींद कब आती है और खुलने के बाद पता लगता है कि 2 घंटे ही निकल गए। ऐसा होता है ना, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, और 2 घंटे बाद पता लगता अच्छा इतना हो गया टाइम। वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आप टाइम नहीं देखते, लगे हुए सोल्व होता जा रहा है और टाइम बहुत आगे निकल जाता है। तो इसलिए आप लेंथी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करो, पहले मोस्ट फैमिलियर चैप्टर के क्वेश्चन करो और जो लेंथ वाइज कम हो, ताकि अपना फिर मैनेज कर लें कि हाँ इतना टाइम पड़ा है, इतने क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकें, ठीक है ना। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है, ये आंसर आपने टैली कर लिया है बैलेंस शीट के, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलॉट कर लेना। कोरोना चल रहा है, क्वेश्चन पेपर लेके चेक करने का फायदा नहीं है। देखो सीए एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है 10th में, +2 में हम सुनते हैं, बीकॉम में पेपर चेक की, कई बार ऐसा भी हुआ था कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर 8th-9th के बच्चे चेक कर रहे थे MP के, क्योंकि पेपर चेक करने वाले लोग नहीं मिलते। तो वो पेपर का क्या, यूनिवर्सिटी वाले तो 5-5, 7-7, 10-10 रुपये पर पेपर देते हैं, और एक आदमी सुबह से शाम तक लगा भी रहेगा तो 50, 40, 30 पेपर करेगा, तो उसका गुजारा नहीं है उससे। तो पेपर चेक करने के लिए ना वो स्टूडेंट को ही दे देते थे। कई बार पोल खुली बाद में कि ग्रेजुएशन के पेपर चेक कर रहे हैं 9th-10th के बच्चे, और वो चेक कैसे कर रहे हैं कि उनको आंसर शीट दे दी, अब उसको कॉमर्स तो आती नहीं, जैसे वो तो क्या मैच करेगा, GP, NP, बैलेंस शीट, उसको आपके ट्रीटमेंट नहीं पता है, हाँ, और वो पूरा क्रॉस कर देगा अगर मैच ना हुआ तो। इस तरह हमारे पेपर चेक नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स हैं, कितने ट्रीटमेंट आपने सही कर दिए, कोई बात नहीं, GP गलत है, NP की सारी एडजस्टमेंट आपकी ठीक हैं, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट ठीक है, एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग उसे इवेल्युएट कर लेता है। मार्क्स जो उनको जो सॉल्यूशन मिलता है ना, उसमें मार्क्स डिवाइड किए होते हैं, आप देखो उसमें लिखा होता है कि ये 1 प्लस ये 2 का है, ये 3 है, वो उसी हिसाब से चेक करते हैं। ये थोड़ी कि बैलेंस शीट का टोटल ही नहीं लगाया, टाइम था नहीं आपके पास, सब कुछ सही है पर टोटल कैलकुलेटर से करने का टाइम नहीं मिला, आप कहते हो जी बाद में कर लेंगे, टाइम बचा तो, और वो टाइम ही नहीं मिला, वो ऐसे ही चला गया पेपर, तो कोई बात नहीं, क्या है 1 नंबर कम कर लेगा उसका, ट्रीटमेंट तो सारे सही हैं। तो इसलिए क्या है, आप वो टेंशन ना लो कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा तो मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी बात, ये वर्किंग नोट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, क्योंकि बिना इन वर्किंग नोट्स अजम्पशंस के आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप कोई वर्किंग करके दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसे करो, इस क्वेश्चन में कोई बड़ा इशू नहीं था, रेंट है, आप यहीं बनाओ ब्रैकेट, ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में रेंट लिखा,
वहीं आपने अमाउंट लिख के 1/3 कर दिया, P&L में अमाउंट लिख के 2/3 कर दिया। डेप्रीसिएशन है, उसमें क्या नीचे वर्किंग दूं, उसमें सीधा ब्रैकेट में लिखो 24,000 इंटू 10%। ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़े जिसमें उसमें वर्किंग करके दिखाओ, कोई एंट्री करके दिखानी है जो है ही नेग्लिजिबल है उसमें। जैसे अब बैड डेट्स का प्रोविजन है, इसकी वर्किंग करो, इसका ऐसे ना करो बैड डेट्स के प्रोविजन का। क्या आप रफ में कई बार बच्चा करता है, वो कहता है एक बार मैं चेक कर लूँ इससे मैच हो रहा है ना, और फिर ठीक है मैं इसको फाइनल कर दूंगा। मैच हो गया, बाद में ये चीज़ रफ में लिखी रहेगी, उसकी फाइनल की ही नहीं। तो ये वर्किंग आपको करके दिखानी है। सीधा P&L में 22 लिख दिया आपने तो उसकी वर्किंग तो दिखा दो ना। चलो ये अकाउंट ना भी बनाते आप, कम से कम P&L में ही कर देते। डेटर बैलेंस शीट में आप क्या कर देते, सेल का 1% इतना, तो वहाँ से मैसेज मिल जाता कि हाँ भाई इतने रुपए का क्लोजिंग प्रोविजन है और ये ओपनिंग P&L में डिफरेंस बना के दिखा दो। तो ट्रीटमेंट जरूर दिखाना है आपने। सीधा अमाउंट लिख देंगे तो गलत इफेक्ट आता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे किसी का देख देख के बस एज इट इज़ नोट कर लिया हो। तो दिखना चाहिए ट्रीटमेंट आपका कैसे हुआ है। ठीक, इसमें क्या क्या नहीं, इस टेस्ट की बात करो फिलहाल, इस टेस्ट में बात करो ना अभी, इसमें इसको पूरा करें। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा रिजल्ट आपका, क्या आंसर रहा? हाँ जी, कितना है? 27960। हाँ जी, अभी देखो 27 समथिंग, यहाँ 28 समथिंग, आपका 28920। हाँ जी, 29560, 3 आंसर आ चुके हैं। हाँ जी, 28920, फोर्थ आंसर एक नहीं, थर्ड वही है। हाँ जी, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो बड़े आंसर दे चुके हैं ऑनलाइन पे। अच्छा, वो पारुल का 119 था लास्ट क्वेश्चन का। हाँ, तमन्ना ने 34,780 फाइंड आउट किया था इसका NP, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बैलेंस शीट का टोटल सौरभ का 168 समथिंग। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए केवल कह रहे हैं 28960, केवल का आंसर आ रहा है 28960। इधर भी किसी का 29920, केवल का 960 आ रहा है, और अमन का 28920, फिर रवीना संतोष जो करनी है चैट 28920, ऑनलाइन जो लाइव चैट में पारुल का 28920, प्रियंका 28920, तमन्ना 28920, भूषण 28920। तो अब देख लो, मुझे आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इतनी मेजॉरिटी लोगों का ये आंसर आ रहा है तो सही वाले पे मेजॉरिटी बनती है, गलत तो आपका इसका इंडिविजुअली गलत होता है। तो 28920 इसका करेक्ट आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2, 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो स्पीडली करता हूं 1 मिनट में। क्या सर्टेन रीजन से स्टॉक काउंट नहीं हो पाया? 15 जून को काउंट हुआ, 30 जून को नहीं हो पाया होगा। स्टॉक टेकिंग कब हुई? 15 जून को, और जबकि साल खत्म कब हो रहा है इनका? 30 जून को। तो स्टॉक कितना है इनका? स्टॉक एज ऑन 15 जून 2001, यानी 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक गिन लिया इन्होंने, 35,600 का था। अब मुझे 30 जून तक जाना है। स्टॉक एज ऑन 30 जून 2001, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है? फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पढ़ो, कहता है परचेज एज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक आफ्टर 15 जून, टोटल 8100। 15 जून से 30 जून के बीच में इस 2 हफ्ते के पीरियड में 8100 का माल खरीदा, बट इसमें से गुड्स कॉस्टिंग 600 फाउंड अनसुइटेबल एंड रिटर्न, इसी बीच वापस भी कर दिया। तो हमारे पास नेट परचेज इसमें जुड़ेगी कितने रुपए की? नेट 75। ऐड करो नेट परचेज बिटवीन 15 जून टू 30 जून। 8100 में से रिटर्न कर दिया 675, ऐड कर दो तो 30 जून तक चलेंगे हम। आगे चलो, सेल बुक क्या बताती है?
टोटल सेल की 12,500 लास्ट फोर्टनाइट ऑफ द जून, यानी लास्ट 2 वीक्स के पीरियड में, यानी फोर्टनाइट में कितनी सेल की 12,500। तो ये तो सेल है, मुझे किस पे आना है, कोस्ट पे। चलो देखते हैं इसके लिए परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की। कहता है आउट ऑफ सर्टेन सेल मेड बिफोर 15 जून, ये तो और कहानी है। ये वाली सेल सेकंड वाली तो कौन सी है, 2 हफ्ते की है, 15 से 30 जून के बीच की है ये सेल। चलो लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2, सेल बिटवीन 15 जून टू 30th जून कितनी दे रखी है, 12,500। ये 12,500 दे रखी है। चलो, और ये जो सेल कह रहे हैं ना, ये सेल कौन सी है, तो पुरानी है, बिफोर 15 जून कोई सेल की थी, कितने रुपए की, 1200 की, रिसीव बैक वापिस अब आ गई फ्रॉम कस्टमर आफ्टर द डेट मेंशन अबाउ, 15 जून के बाद वापिस आ गया माल, तो ऐड करो कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न बिटवीन, रिटर्न कब आया ये, बिटवीन 15 जून से लेके 30 जून, पर ये सेल कब हुई थी, सेल बिफोर कब हुई थी, 15 जून, यानी सेल पुरानी है, माल अब नहीं कम हुआ, माल नहीं घटा, माल तो पहले घटा था, अब तो माल बढ़ा, क्योंकि ये माल क्या गया वापिस। तो अब मुझे जीपी रेशो बताओ, नीचे दिया है 25% कॉस्ट प्लस, तो लेट कॉस्ट कितनी 100, प्रॉफिट कितना 25% नीचे दे रहा है, तो देयरफॉर सेल कितनी 125। तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बनानी पड़ेगी आपको, कितने रुपए का माल वापिस आया 12, इसका बनाओ 100/125, ठीक है ना। 1200 रुपए का माल वापिस आया, तो करो ये कितना आ जाएगा 960, क्या हो जाएगा ऐड। बार बार बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कम क्यों नहीं किया, माल बिका तो कम तो होना चाहिए, कम 15 जून के बाद थोड़ी हुआ है, कम तो पहले हुआ है 15 जून से, अब 15 जून के बाद तो वापिस आने से सामान बड़ा है, सेल पुरानी है ये। आगे चलो, कहता है स्टॉक 15 जून में इंक्लूड है, गुड्स 5,000 का रिसीव हुआ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर फर्म, कहता है फॉर सेल कीपिंग, किसी ने हमें बेचने के लिए माल दिया, एज अ एजेंट है हम, तो ये हमारा माल है क्या ना, ये कह रहा है 5,000 का 15 जून वाले स्टॉक में जुड़ा हुआ है माल, इसमें इंक्लूडेड है ये गुड्स ऑफ अदर्स इंक्लूडेड, किसी और का माल है, लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी एज अ एजेंट या कंसाइनी हम रखे बैठे किसी और का माल, हमारा माल नहीं है ये, तो लेस करो, निकाल फेंको, कितने का 5,000। आगे चलो, कहता है फर्म जो सेल करती है कॉस्ट प्लस 25, ये तो हो चुका है। ये पॉइंट देखना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैंने बहुत इसको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन डाले भी हुए हैं। नॉर्मल लॉस कॉलम भी बनाते थे, ट्रेडिंग काउंट भी 2-2 कॉलम में बनाए हैं, नॉर्मल और अब नॉर्मल माल के। चलो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन है ऐसे कि खराब माल वाले। चलो कह रहा है कि ये जो सेल है ना, सेल नॉर्मल तो 25% कॉस्ट में ऐड करके बेचते हैं माल आमतौर पे, पर ये जो 15 जून के बाद वाली सेल है ना, इसमें एक आइटम ऐसी है जिसकी कॉस्ट 500, बेच कितने में दी 450, यानी उस सेल 12,500 में सेल के टुकड़े कर लो, सेल बिटवीन कौन सी 15 जून से 30 जून सेल के टुकड़े कर लो, कौन सी सेल, अब नॉर्मल गुड्स और कौन सी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, आप सेल टुकड़े कर लो। अब नॉर्मल की सेल कितने रुपए की है 450, तो ये वाली कितनी आ गई 12,050 आ गई, ये कैसे आ गई 12,500 में 450, अब नॉर्मल वाला निकाल फेंके। इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट तो 500 गिवन है मेरे को, इसकी कॉस्ट आप बना लो 12,050 इंटू 100/125 करके इसकी कॉस्ट बना लो 9640। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी ये देख लो, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल बिटवीन 15 जून से 30 जून के बीच में कॉस्ट ऑफ सेल दोनों जोड़ लो, कितने हो गए 140। तो आप इसको क्या कर देंगे लेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 15 to 30th जून,
ये माल बेचा है तो क्या कर दो, 10 140 रुपए कम कर दो। अब बोलो इसका टोटल क्या बनता है, 28,920 हो गया। मैं बताता हूं आपने जो जिनका गलत आया क्यों आया, उन्होंने ये वाले की भी कहीं ना कहीं एंट्री करवाई है बीच में, जबकि ये सेल माल पुराना है। ये माल जो सेल है ये कब किया है, ये अब किया है 15 से 30, ये घटेगा। ये 15 से 30 बेचने से माल गया, कितना गया वो आपको ये ब्रेकअप तो मुझे लगता है आप कर लोगे। ये 10 140 वो जो है वो पुराना गया हुआ था, वो तो इसके बाद गया ही नहीं, वो तो पहले का गया है। अब तो क्या है वो वापस आया है, अब तो वो जुड़ेगा और उसकी कॉस्ट बनानी है आपने, कॉस्ट बनाई आपने और वो ऐड कर दी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ये क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए गए जो नॉर्मली आपने ना कवर किए हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो, एग्जाम में वही आएंगे जो आपने कवर किए हुए हैं, श्योर है। ये अपन टेस्ट लेते हैं थोड़े अब नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़े अलग, क्योंकि वो तो फिर आप बहुत स्पीडली कर लेंगे, क्योंकि रूटीन पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं ना, तो एग्जाम में करेंगे वो पढ़े हुए क्वेश्चन स्पीडली, यहाँ थोड़े से अलग करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड हटा दूं ये सेकंड क्वेश्चन, कोई और डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मशीन अकाउंट बनाना था आपने, लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट ये था, हाँ डिस्पोजल वाला अकाउंट, कई बार वो देख के घबरा जाता है बच्चा कि ये कैसे है। और दूसरा इसमें पंगा डाल दिया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अदरवाइज अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ना कहे तो ये तो एक प्लेन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। इसमें इंटरेस्टिंग वही था कि डिस्पोजल अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कैसे बनाएंगे। तो जिसने भी किया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस बता दो मुझे, ईयर 4 का कितना बैलेंस है? 25,000 इधर, हाँ जी इधर लास्ट 25,000 एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस, हाँ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, हाँ जी आप, हाँ जी 15 करेक्ट है। और लास्ट ईयर 2006 का 2006 का हाँ वो देखो 16 25 15 12 500 25 15 और लास्ट ईयर का 12 500 पारुल, यस सही कह रहे हैं, यस। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आया? फर्स्ट वाली मशीन का 80 इधर जो लोग ऑनलाइन है लाइव देख रहे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है फर्स्ट मशीन का? 80 ओके 80। सेकंड का 5 का प्रॉफिट सही होना चाहिए ये। तो मैं 1 मिनट में करता हूं इसको। इसका डिस्पोजल अकाउंट क्या, कई बार डाउट होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट किस पे बना रहा हूं? एट कॉस्ट। और एक बना रहा हूं मैं यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कह लो या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट कह लो, वो बना रहा हूं। और एक बना रहा हूं यहां पे डिस्पोजल का, यहां बना लो प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जब बेचेंगे ना तो फायदा नुकसान इस अकाउंट से निकाल लो, ये कहना चाह रहा है। चलो तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 3 में मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2003 में 2 बैंक, इसको नंबर 1 मशीन नाम दे देता हूं। कितने की खरीदी आपने? ये 2 लाख की परचेज की है। ओके, इसका एंड कब होगा इस साल का? 31 मार्च को। तो अक्टूबर में इसी साल खरीदी है क्या? यस। 1 अक्टूबर 3 में 2 बैंक करके एक और मशीन खरीद ली आपने। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कितने की मशीन खरीद ली है वाली? 1 लाख की और खरीद ली। 2 मशीनें होगी 2 लाख और 1 लाख की। एक 1 अप्रैल में खरीदी, एक अक्टूबर में खरीद ली। 4 में प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले 31 मार्च आएगा। 31 मार्च 4 बाय बैलेंस कैरी डाउन। नंबर 1 मशीन 2 लाख की और नंबर 2 की कॉस्ट 1 लाख।
3 लाख का ये कॉस्ट अपने पास है बैलेंस। ओके, ये वाला साल खत्म। इस पे डेप्रीसिएशन लगाएं, लगाओ। कब? 31 मार्च 4 में लगा लो डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे। क्या कह रहा है हमें? डेप्रीसिएशन का क्या लगाना है परसेंटेज? हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है डेप्रीसिएशन लगाओ 10% पर annum। क्या एसएलएम? क्या एसएलएम लगाओ 10% पर annum लगाओ। 2 लाख पे तो 10% होल ईयर का लगना है, कितने रुपए? 20। इस पे लगना है 1 लाख पे 10% हाफ ईयर का लगना है, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी 5, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना? 25। और फर्स्ट ईयर में हमने कुछ बेचा भी नहीं, तो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। टू बैलेंस फर्स्ट मशीन सेकंड वाली पे 20 और 5, नंबर वाइज इजी रहेगा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। 25। तो फर्स्ट अप्रैल 4 में चलते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर 1 नंबर 2 पे 20 + 5 कितना डेप्रीसिएशन है? 25। अब देखते हैं कौन सी बेच रहा है। और यहां पे मशीन अकाउंट में फर्स्ट अप्रैल 4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर 1 की कॉस्ट है 2 लाख और नंबर 2 की कॉस्ट है 1 लाख, कितना हुआ? 3 लाख। चलो अब देखते हैं ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2005। क्या उससे पहले कुछ बेचा? देखते हैं। 1 अक्टूबर 4 में मशीनरी जो अप्रैल 3 में खरीदी थी, अप्रैल 3 में कौन सी खरीदी थी? नंबर 1, नंबर मशीन 1 बेच दी। कब बेच दी? अक्टूबर 4 में, बेकार होगी 90 में बेच दी। ऐसा है 6 महीने बाद बेची है ना, तो आप इस पे 1 अक्टूबर 4 तक का तो डेप्रीसिएशन लगा लो। नंबर 1 मशीन पे 6 महीने का किस मेथड से लगाना है? एसएलएम। 2 लाख का 10% पर annum 6 मंथ्स का कितना हो गया? नंबर 1 मशीन पे 10,000। पहले कितना लगा है? 20, अब कितना लग गया? 10, टोटल कितना? 30। ऐसा है, यहां पे लाते थे हम एक्यूमुलेटेड लाते थे हमेशा, फिर यहां फायदा नुकसान डालते थे नॉर्मल क्वेश्चन में, लेकिन ये डिस्पोजल अकाउंट कह रहा है, तो ऐसा करो वो मशीन को वहां ले जाओ, वहां देखते हैं क्या करना है बेच के। 1 अक्टूबर 4 में आप इसको बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट उसमें ले जाओ, ट्रांसफर कर दो। कौन सी मशीन? नंबर 1 वाली, कितने की? 2 लाख वाली। जाने दो उधर, इधर आ जाएगी 1 अक्टूबर 4 में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट ट्रांसफर होगी कितने रुपए की? 2 लाख। वैसे तो मैं इधर ले आता था, नहीं तो एक्यूमुलेटेड कितने रुपए? 20 और 10 30 1 अक्टूबर 4 में, लेकिन अब कहां ले जाऊंगा ये डेप्रीसिएशन? इसमें ना लेके उसमें। कितना हो गया? 2 प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले गया। कितना डेप्रीसिएशन? 20 पहले था, 10 और लग गया। नंबर 1 मशीन है ये, नंबर 1 वाली 20 और 10 30। तो यहां पे बाय क्या लिख दूं? 1 अक्टूबर 4 में बाय बैंक कितने में बेची आपने? ये बेच दी आपने 90। ओके, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना ट्रांसफर हो गया वहां से? नंबर 1 मशीन का आपको पता है 30। तो इसका मतलब अभी बहुत लॉस है इसमें। कितना लॉस है? बाय प्रॉफिटेड लॉस अकाउंट में लॉस चला गया, बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का? 80,000 का लॉस चला गया। ये वाला साल खत्म, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता। देखो जो काम यहां करना था ना, बाय बैंक, ये ना लिखता 2 लाख, बाय बैंक कितना? 90, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 30, बाय P&L 80, वो वहां कर लिया और क्या है। क्लियर? तो ये वाला साल अभी आगे बढ़ाएं। कब खत्म होना है ईयर एंड? मार्च 5। क्या इसको बेच के कोई और खरीदी है क्या? चेक कर लो। अक्टूबर 5 में खरीदी है, तो ये तो अभी तो इसको खत्म करो इस साल को। तो मैं 31 मार्च 5 में बाय डेप्रीसिएशन और लगाऊंगा। कौन से वाली मशीन पे? नंबर 2 वाली पे। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। ये वाला साल खत्म करो, कितना टोटल हो गया? देखो इधर का टोटल 45, इधर भी 45। मशीन का डेप्रीसिएशन बचा है मार्च 5 में। टू बैलेंस कैरी डाउन नंबर 2 का कितना? पहले 5 था और लग गया 10, तो नंबर 2 पे टोटल डेप्रीसिएशन कितना है? 15। वैसे तो बैलेंसिंग भी आ जाता। और यहाँ पे मार्च 5 में मशीन कितने की बची पड़ी है? बाय बैलेंस कैरी डाउन नंबर 2 मशीन बची पड़ी है, नंबर 2
कितने की 1 लाख। ये वाला साल खत्म, देखो 3 लाख 3 लाख। लास्ट ईयर में चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल 5 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर 2 मशीन पड़ी है अपने पास 1 लाख की, और डेप्रीसिएशन भी ब्रॉट डाउन कर लो। फर्स्ट अप्रैल 5 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है, सिर्फ नंबर 2 मशीन का, कितना 15,000। बस उसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं, वो तो उसका काम उधर कर दिया बस, और कुछ नहीं है। आगे चलो, अब क्या कहता है, अक्टूबर 5 में एक नई मशीन खरीद रहे हैं, कितने रुपए की, 2.5 लाख रुपए की। अक्टूबर 5 में, फर्स्ट अक्टूबर 5 में 2 बैंक कर दो, इसको नाम क्या दे दूं, नंबर 3 मशीन नाम दे दूं। कितने की खरीद रहे हैं ये नंबर 3 मशीन, 2,50,000 की खरीद रहे हैं, सही है। चलो, लेकिन ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर, इसी डेट को जो मशीन अक्टूबर 3 में खरीदी थी ये वाली, यानी नंबर 2 बेच भी रहे हैं, कितने की 85। अक्टूबर कब बेच रहे हैं ये, अक्टूबर 5 में। तो ऐसा करो, फर्स्ट अक्टूबर 5 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट किसका, नंबर 2 पे लगाओ। कितने की थी, 1 लाख। 10% 6 महीने का लगाओ, क्योंकि 6 महीने बाद बेची है। कितने रुपए, 5। नंबर 2 वाली बेचनी है। और यहां से फर्स्ट अक्टूबर 5 में क्या करें, इसको कहां ले जाएं, कॉस्ट को बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाओ, कॉस्ट ट्रांसफर कर दो। कौन सी मशीन की, नंबर 2 की। कितने की, 1 लाख। फायदा नुकसान वो देखेगा। यहां पे फर्स्ट अक्टूबर 5 में क्या कर दें हम, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कॉस्ट ट्रांसफर होगी, कौन सी मशीन, नंबर 2 मशीन, कितना, 1 लाख। अब इसका डेप्रीसिएशन खत्म करो, पहले कितना 15 और लग गया 5, तो फर्स्ट अक्टूबर 5 में ये मशीन अकाउंट में ना जाके प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। 10 पहले था, 5 और, कितना 15 चला गया। यहां पे बाय बैंक कितना कर दूं, कितने में बेची है ये, बाय बैंक हमने सेल कर दी नंबर 2 वाली मशीन 85,000 में। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देखो कितना है नंबर 2 वाली का, वो शिफ्ट होके आ गया यहां से, कितना 15 इस, अच्छा 15 और 5 ये, ओके 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 15 है, 15 और 5 ये 20 हो गया ना, ओके टोटल गलत हो गया ये, तो ये 20। तो आप देखो कि 1 लाख माइनस 20, 80 की बची, 85 में बेची आपने, तो कितना बेनिफिट आ गया यहां से आप देखो, तो यहां से आपको बेनिफिट आ गया 5,000। तो कहां चला जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट आ गया। सिर्फ ये एक थोड़ा सा ये अकाउंट कौन सा है, कई बार देख के टेंशन होती है, और कुछ नहीं, ना भी समझ आता इसी में कर देते, सोल्व तो होता कम से कम, ये चीज है। चलो यहां से ये मशीन खत्म, अभी नहीं खत्म करना क्योंकि डेप्रीसिएशन लगाना है करंट ईयर का। ईयर एंड कब होगा, मार्च 6 में होगा, मार्च 6। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट नंबर 3 वाली मशीन पे लगा लो, कितना, कितने की खरीदी है, वो भी खरीदी है 2.5 लाख रुपए की। 10% 6 मंथ्स का लगाएंगे तो 12,500, और यही बैलेंस बचेगा हमारा, तो ये 32,500, इधर भी कितना चाहिए 32,500, बैलेंस 12,500 डेप्रीसिएशन इसी का। मार्च 6 में 2 बैलेंस कैरी डाउन, नंबर 3 का ही बैलेंस बचा है ये 12,500, और इधर भी मार्च 6 में बाय बैलेंस कैरी डाउन, नंबर 3 मशीन बची है 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, तो ये टोटल 3.5 लाख। कोई भी डाउट क्वेश्चन में, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से, समझ आया। तो बस इसमें थोड़ा सा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, ये अकाउंट बनाना, बाकी क्वेश्चन तो सारा नॉर्मली था, एसएलएम मेथड से इजी तो कुछ ही नहीं है। अगर ये डब्ल्यूडीवी कर देता कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बेचने की डेट की डब्ल्यूडीवी निकाल लो, उस डेट तक का डेप्रीसिएशन, यहाँ तो एसएलएम था इसलिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, तो वो अपन इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्पोजल अकाउंट की प्रैक्टिस होगी, कुछ भी नहीं है कि बाई चांस कभी पेपर में ऐसा वर्डिंग लिख दे कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, कोई भी डाउट इसमें हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करो टेस्ट की, तो ही फ़ायदा, नहीं तो टाइम तो डबल आपका भी, हम लोग भी बनाते हैं, फिर उसको सोल्व करने में भी टाइम लगता है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, चलो देखा जाएगा दे लेंगे, फिर बेनिफिट नहीं है, फिर तो सबका ही टाइम वेस्ट हो रहा है,
ठीक है ना। फिर तो रिवीजन ज़्यादा बेटर है, और रिवीजन हो चुकी है तो टेस्ट बेनिफिट देते हैं, माइंड में एक अलर्ट बनता है कि हाँ ये करना है, कल होना है, थोड़ा कंपटीशन, उस चक्कर में प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपा फिर इसमें